गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज जो टॉपिक हम डिस्कस करने जा रहे हैं वो 10th क्लास का टॉपिक है साइंस का, नियंत्रण और समन्वय, जिसको हम इंग्लिश में कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन बोलते हैं। कंट्रोल का मतलब होता है नियंत्रण और कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय। समन्वय को अगर हम अपनी डेली लैंग्वेज में समझना चाहें तो समन्वय का मतलब होता है तालमेल बिठाना। आपको मैं पहले इस टॉपिक के बारे में कुछ जनरलाइजेशंस बताना चाहूँगा, जनरलाइजेशंस जैसे कि इंट्रोडक्शन के बारे में। तो देखिए, नियंत्रण का मतलब होता है कि कंट्रोल होना, यानी कि हम अपने शरीर के विभिन्न अंगों को, जिन जिन अंगों को हम अपनी इच्छा के अनुसार हिला डुला सकते हैं, इच्छा के अनुसार कार्य करवा सकते हैं, वो सब क्या है, नियंत्रण कहलाता है। मैं हाथ को अगर हिला रहा हूँ, यहाँ पे तो उंगलियां हिला रहा हूँ, या लिखने के लिए हम लिखते हैं, जो हम चाहते हैं वो लिखते हैं, तो वो क्या है, नियंत्रण है। मैं जो शब्द यहाँ पे आपको बोलना चाह रहा हूँ समझाने के लिए, मेरे मुंह से वही निकल रहे हैं, तो इसका मतलब क्या है, ये मेरी ज़बान के ऊपर, मेरी जीभ के ऊपर, यानी कि मेरे जो मुंह की मांसपेशियाँ हैं उनके ऊपर क्या है, कंट्रोल है, नियंत्रण है। समन्वय क्या होता है? समन्वय होता है विभिन्न अंगों के बीच तालमेल होना। जैसे मान लीजिए आप कहीं जा रहे हैं, ठीक है, और पीछे से आपको किसी ने आवाज़ दी, तो वो आवाज़ जो है वो आपके कानों ने सुनी है। कौन सा अंग सबसे पहले हरकत में आता है? कान आते हैं। कान आपका नाम सुन के हरकत में आते हैं, और कान से ये जो मैसेज है कि किसी ने पीछे से आवाज़ दी, वो आपके ब्रेन तक पहुंचता है, मस्तिष्क तक पहुंचता है। और मस्तिष्क क्या करता है, फिर पैरों को सूचना देता है कि पीछे से किसी ने आवाज़ दी है, आपको रुकना है। तो यहाँ पे क्या हुआ, ये आँख और मस्तिष्क और कान, मस्तिष्क और पैरों के बीच में क्या है, तालमेल है। ठीक है। अगर आपको बोला जाता है, मान लीजिए कहीं दूर कोई सामान रखा है, वस्तु रखी है कोई, उसको उठा के लेके आना, आपको बोल दिया जाए कि आप वहाँ पे एक बॉल रखी है, बॉल लेके आइए, तो सुना आपके कानों ने, प्रभावित कौन से अंग हुए, आपके पैर हुए। और फिर वहाँ पे जाने के बाद क्या होगा, आप जो बॉल वस्तु है उसको देखेंगी आपकी आँखें, और हरकत में आएंगे आपके हाथ, हाथों की मांसपेशियाँ। तो ये जो सुनना, आगे जाना, चलना, फिर आँखों से देखना, फिर क्या करना, उसको उठाना हाथों से, ये सब क्या है, शरीर के विभिन्न अंगों के बीच में तालमेल है। और इसी तालमेल को हम क्या कहते हैं, समन्वय कहते हैं। तो शरीर के विभिन्न अंग हमारी इच्छा अनुसार कार्य करते हैं, अर्थात हम ये कह सकते हैं कि वह अंग हमारे नियंत्रण में है। समन्वय क्या होता है? समन्वय को तालमेल भी कहा जाता है। समन्वय का अर्थ है कि शरीर के विभिन्न अंगों के बीच तालमेल की वजह से किसी भी कार्य का सुचारू रूप से पूरा होना, उचित रूप से पूरा होना। जैसे जब हमें कोई पीछे से आवाज़ लगाता है तो हम कानों से सुनते हैं। सबसे पहले प्रभावित अंग कौन सा हुआ? कान हुए। और फिर क्या होता है, और हमारे पाँव रुक जाते हैं, तो यहाँ पर कानों और पाँवों के बीच में क्या है, तालमेल है। ठीक है। तो ये जो है, ये नियंत्रण और समन्वय कहलाता है। विभिन्न अंगों का हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करना नियंत्रण कहलाता है, और विभिन्न अंगों के बीच में, शरीर के अलग अलग अंगों के बीच में जो तालमेल है उसको हम समन्वय कहते हैं। तो नियंत्रण और समन्वय का जो कार्य है हमारे शरीर में, वो दो तंत्रिकाओं के द्वारा, दो तंत्रों के द्वारा, दो सिस्टम्स के द्वारा पूरा किया जाता है। पहला है तंत्रिका तंत्र और दूसरा है अंतःस्रावी ग्रंथियाँ। ग्रंथियों के बारे में आपने पाचन तंत्र में भी पढ़ा है कि जो अग्नाशय है, यकृत है, वो ग्रंथियाँ ही हैं जिनसे एक रस स्रावित होता है जो हमारे पाचन में सहायक होता है। ठीक है। तो यहाँ पे भी अंतःस्रावी ग्रंथियाँ हैं जिनसे कुछ हार्मोन्स, कुछ रासायनिक पदार्थ निकलेंगे जो शरीर के विभिन्न कार्यों को सुचारू रूप से करवाने में हमारी हेल्प करेंगे। सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे तंत्रिका तंत्र के बारे में। तो तंत्रिका तंत्र, तंत्रिका का मतलब जैसे है कि तंत्रिका तंत्र हमारा दो चीज़ों से मिलकर बना है, एक मस्तिष्क और एक मेरुरज्जु। मेरुरज्जु है जिसको रीढ़ की जो हमारी हड्डियाँ होती हैं वो छल्ले के आकार की होती हैं। जैसे ये है, एक छल्ला ये बनेगा, फिर एक छल्ला ये बनेगा, फिर एक छल्ला ये बनेगा, और इनके बीच तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल होता है इनके बीच में, उसको मेरुरज्जु कहा जाता है। ये जो ऊपर की कवरिंग है, ये इस मेरुरज्जु को आघात से बचाने के लिए है, तो इसीलिए हम इसको रीढ़ की हड्डी बोलते हैं। रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का जाल होता है, उसको मेरुरज्जु कहा जाता है। तंत्रिका तंत्र क्या है? तंत्रिका तंत्र तंत्रिका कोशिकाओं का एक संगठित जाल होता है जो विद्युत आवेग द्वारा, देखिए कई बार ये प्रश्न आता है कि तंत्रिका कोशिकाओं में सूचनाओं का आदान प्रदान कैसे होता है, तो वो विद्युत आवेग के द्वारा होता है। आप इस चीज़ पे ध्यान देंगे। विद्युत आवेग के द्वारा सूचनाओं का आदान प्रदान मस्तिष्क और शरीर के विभिन्न अंगों के बीच होता है। उस तंत्र को हम क्या कहते हैं? तंत्रिका तंत्र कहते हैं। तंत्रिका तंत्र के भाग कौन कौन से हैं? तंत्रिका तंत्र को हम दो भागों में बांट सकते हैं। एक केंद्रीय तंत्रिका तंत्र है, एक परिधीय तंत्रिका तंत्र है। केंद्रीय तंत्रिका तंत्र में मस्तिष्क और मेरुरज्जु, जो मैंने आपको अभी बताया कि रीढ़ की हड्डी के अंदर तंत्रिका कोशिकाओं का एक नेटवर्क, एक जाल होता है, उसको हम मेरुरज्जु कहते हैं। परिधीय तंत्रिका तंत्र में क्या होगा? मस्तिष्क से निकलने वाली जो तंत्रिकाएं होंगी, तंत्रिका कोशिकाएं होंगी, उनको हम
कपाल तंत्रिकाएं कहते हैं, और मेरु रज्जु से जो निकलने वाली तंत्रिकाएं होंगी उनको हम मेरु रज्जु से निकलती हैं उनको मेरु तंत्रिकाएं कहते हैं। ठीक है, मस्तिष्क से निकलती हैं वो कपाल तंत्रिकाएं। परिधीय का मतलब शरीर के मेन जो तंत्र है, वो मैं अगले पेज पर मैंने डायग्राम बना रखा है, देखिए ये है। ठीक है, ये आपका मस्तिष्क है, रेड पेन से जो मैंने दिखा रखा है, और ये जो है ये तंत्रिका कोशिकाओं का एक जाल है, एक डंडीनुमा स्ट्रक्चर आप कह सकते हैं। इसको मेरु रज्जु कहते हैं। जो रीढ़ की हड्डी के बीच में, ये रीढ़ की हड्डी है, रीढ़ की हड्डी के छल्ले हैं जिनके बीच में ये सुरक्षित रहता है। ये रीढ़ की हड्डी के छल्ले हैं जिनके बीच में सुरक्षित रहता है, ये ऊपर से नीचे तक चलेगा। ये केंद्रीय तंत्रिका तंत्र बनाते हैं, मस्तिष्क और मेरु रज्जु। मस्तिष्क से निकलने वाली ग्रीन कलर की जो तंत्रिकाएं मैंने दिखा रखी है, मुंह के हर भाग तक पहुंचती हैं, गर्दन के भागों तक पहुंचती हैं, वो क्या कहलाती हैं? कपाल तंत्रिकाएं कहलाएंगी। और जो मेरु रज्जु से निकलती हैं, इस भाग से जो ये तंत्रिका कोशिकाएं निकलकर शरीर के हर भाग तक पहुंच रही हैं, हाथों तक, पैरों तक, हर जगह तक, वो क्या कहलाएगा? परिधीय तंत्रिका तंत्र। परिधि का मतलब होता है भारी हिस्सा। परिधि आप सर्कल में पढ़ते हैं, परिधि, परिधि का मतलब भारी हिस्सा। तो शरीर के भारी हिस्से तक जो तंत्रिका कोशिकाएं पहुंचती हैं वो परिधीय तंत्रिका तंत्र का निर्माण करती हैं। केंद्र के बीच में जो तंत्रिका है, शरीर के केंद्र में, वो केंद्रीय तंत्रिका तंत्र कहलाता है। तो होता क्या है कि मानव जो है अपने पर्यावरण में हो रहे परिवर्तनों के अनुरूप क्रिया करता है। जैसे मान लीजिए प्रकाश की बात करते हैं, परिवर्तन कौन कौन से हो सकते हैं? प्रकाश, अगर हम ये कहें कि हम अंधेरे कमरे से बाहर किसी उजाले में जा रहे हैं, तो कुछ टाइम लगता है हमें उस प्रकाश के अनुरूप अपने आप को एडजस्ट करने में। या प्रकाश से हम जब किसी अंधेरे कमरे में जा रहे हैं तो उसमें भी हमें अपनी आँखों को उसके अनुसार एडजस्ट करने में टाइम लगता है। किसी केस में पुतलियाँ हमारी आँखों फैल जाती हैं, किसी में सिकुड़ जाती हैं। तो वो सब क्या होता है? वो एक परिवर्तन है, प्रकाश की मात्रा का परिवर्तन। और उसमें हमने क्या किया? उसमें हमारी आँखों की जो कोशिकाएं हैं उन्होंने एडजस्टमेंट किया, उन्होंने तालमेल बिठाया ताकि ढंग से देखा जा सके। ऊष्मा है, हीट ज़्यादा होगी तो पसीने से क्या होगा? मतलब ऊष्मा क्या है? एक परिवर्तन है, और उससे शरीर से पसीना निकलेगा। वो शरीर ने उसके अनुरूप क्रिया की है। ठंड होगी तो कँपकँपी होती है, दांत जो हैं वो किटकिटाने लगते हैं हमारे। वो भी क्या है? ठंड क्या है? एक परिवर्तन है। और परिवर्तन के बाद जो शरीर ने अनुक्रिया की है वो क्या है? दांतों का किटकिटाना एक अनुक्रिया है। ध्वनि, ये ध्वनि है। ध्वनि का मैंने आपको अभी एग्जाम्पल बताया था, तो हम यहाँ डिस्कस कर रहे थे कि ध्वनि के बारे में। ध्वनि क्या है? ध्वनि का मैंने आपको शुरू में ही एग्जाम्पल दिया था कि अगर हमें पीछे से कोई आवाज़ देता है तो वो एक परिवर्तन है वातावरण में, और उसकी वजह से हम रुक जाते हैं, शरीर ने अनुक्रिया की है। किसी चीज़ की अगर हमें सुगंध आती है तो हम वो जो सुगंध है वो वातावरण में होने वाला परिवर्तन है, और उसकी वजह से क्या होता है कि मान लीजिए किसी स्वादिष्ट भोजन की स्मेल आ रही है तो हमारे मुंह में जो लार ग्रंथियां हैं वो लार रस स्रावित कर देती हैं, वो शरीर ने उसके अनुरूप क्रिया की है। स्पर्श का मतलब है कि अगर हम किसी चीज़ को छूते हैं तो वो, या हमें कोई छूता है तो वो परिवर्तन है, और उस परिवर्तन के अनुरूप, मान लीजिए पीछे से हमें किसी ने छुआ है, कमर पे हाथ रखा है, कंधे पे हाथ रखा है, वो स्पर्श जो है वो एक क्या है? परिवर्तन है, और उसके अनुरूप हमारा शरीर क्रिया करता है कि हम उसको, जो भी इंसान हमें छू रहा है उसकी तरफ हम देखते हैं। तो इन परिवर्तनों को हम अपने शरीर में उपस्थित ज्ञानेंद्रियों द्वारा महसूस कर पाते हैं। हमारे शरीर में ज्ञानेंद्रियां, ये आप छोटी क्लासेस से पढ़ते आ रहे हैं, कान, आँख, नाक, त्वचा और जीभ, ये 5 ज्ञानेंद्रियां हैं। ज्ञानेंद्रियां का मतलब है कि वो इंद्रियां हैं जो हमें हमारे आसपास में हो रहे परिवर्तनों के बारे में एहसास करवाती हैं, जिन पर, और वो एहसास कैसे करवाती हैं? इन्हीं सभी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर छोटे छोटे हम ये कहें कि तंत्रिका कोशिकाओं के सिरे होते हैं, जो जिन्हें हम ग्राही कहते हैं। ग्राही का मतलब है ग्रहण करने वाला। तो ये जो वातावरण में परिवर्तन है वो, उनको ग्रहण कौन करेगा? होने वाले परिवर्तनों को, उनको हम ग्राही कहते हैं। ग्राही होते क्या हैं? ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं। तो ग्राही होते क्या हैं? ग्राही तंत्रिका कोशिकाओं के विशिष्ट सिरे होते हैं जो वातावरण में परिवर्तन और सूचनाओं का पता लगाते हैं। जैसे कान है, कान का मुख्य कार्य क्या है? सुनना और शरीर का संतुलन बनाना। कान के अंदर जो ग्राही होती है, ग्रहण करने वाला अंग होता है, उसको हम श्रवण ग्राही कहते हैं। शरीर का संतुलन का मतलब क्या है? ये चीज़ आपने कभी ऑब्जर्व की होगी, कभी नोटिस की होगी कि जब हम एक बार बैठ के अचानक से खड़े होते हैं तो थोड़ी देर के लिए हमें चक्कर आते हैं। वो होता क्या है कि कान में हमारे एक द्रव पदार्थ होता है, और वो द्रव पदार्थ का जब संतुलन बिगड़ता है तो हमें उसके अकॉर्डिंग, उसी के कारण से चक्कर आते हैं। आँख देखना, आँख से कौन सा काम होता है? देखना। और आँख के अंदर जो ग्राही अंग होता है उसको हम प्रकाश ग्राही कहते हैं। त्वचा जो है वो हमें स्पर्श में एहसास कराती है, स्पर्श का एहसास कराती है। त्वचा की ग्राही का नाम ताप ग्राही है।
नाक जो है वो हमें किसी चीज़ के गंध का पता लगाने में हेल्पफुल होता है, सहायक होता है, उसको हम घ्राणग्राही कहते हैं, सूंघने में काम आता है। और जीभ किसी चीज़ का स्वाद का पता लगाता है, उसके अंदर जो ग्राही होती है उसको हम रसग्राही कहते हैं। ये हमारी 5 ज्ञानेंद्रियां हैं जिनके द्वारा हम वातावरण में हो रहे परिवर्तनों के बारे में पता लगाते हैं और उसके अनुरूप ही हमारा जो शरीर है वो कार्य करता है। ये जो परिवर्तन है, वातावरण में होने वाले परिवर्तन हैं, चाहे किसी चीज़ के गर्म चीज़ को हम छूते हैं वो है, कोई हमें पीछे से आवाज़ देता है वो है, स्वादिष्ट खाने की गंध है, या मान लीजिए हमने किसी चीज़ को देखा है, हम उसके अनुरूप क्या करते हैं, अनुरूप क्रिया करते हैं। ये सारी की सारी चीज़ें उद्दीपन कहलाती हैं। हमारी ज्ञानेंद्रियों में स्थित ग्राही भाग जो है, हमारी ज्ञानेंद्रियों के ऊपर ये जो ग्राही हैं अलग अलग, ये विभिन्न परिवर्तनों को महसूस करते हैं और अन्य अंग उसी के अनुरूप कार्य करते हैं। जैसे मैंने आपको अभी बहुत सारे एग्जाम्पल दिए। भूख लगी होने पर स्वादिष्ट खाने की जो गंध है अगर वो हमारे नाक तक पहुंचती है तो मुंह में पानी आ जाता है। ये क्या है? स्वादिष्ट खाने की गंध किसने महसूस की? हमारी नाक ने महसूस की, और उसके अनुरूप शरीर में कार्य क्या हुआ? मुंह में पानी आया। लाला रस जो है, हमारी ग्रंथियां हैं मुंह के अंदर, जो लार ग्रंथियां हैं उनमें से पानी आता है। घ्राण जो ग्राही है, घ्राणग्राही, वो क्या करवा रही है? गंध की सूचना दे रही है स्वादिष्ट खाने की, और ये सूचना कहाँ तक पहुँचेगी? मस्तिष्क तक पहुँचेगी, और मस्तिष्क उस सूचना के अनुरूप लार ग्रंथियों से लार स्रावित करवाता है। तो ये सब क्या है? ये ज्ञानेंद्रियां हैं, विभिन्न अंगों के बीच में तालमेल है जिसकी वजह से हमारा शरीर कार्य करता है। उद्दीपन वे सभी परिवर्तन जिनके अनुरूप एक सजीव अनुक्रिया करता है उद्दीपन कहलाते हैं। जितने भी परिवर्तन हैं, जैसे आवाज़ सुनने पर रुक जाना, यहाँ पे आवाज़ क्या है? उद्दीपन है। रुक जाना, शरीर ने अनुक्रिया की है उसके अनुरूप। स्वादिष्ट खाने की गंध पर मुंह में लार आना, तो स्वादिष्ट खाने की गंध क्या है? वो उद्दीपन है। वो कारक है। उद्दीपन का मतलब वो कारक है जो हमें क्रिया करने के लिए मजबूर करता है, क्रिया करने के लिए प्रेरित करता है। उद्दीपन, तो स्वादिष्ट खाने की गंध वो कारक है जिसकी वजह से क्या होगा? क्रिया होगी। कौन सी क्रिया? मुंह में लार स्रावित होगी। ठंड लगने पर कंपन होना, ये ठंड लगने पर कंपन होना, ये ठंड क्या है? उद्दीपन है, और कंपन होना हमारे शरीर की अनुक्रिया है जिससे कि हमारे शरीर का तापमान बना रहे। उद्दीपन कोई भी वो कारक होगा जिसके अनुसार शरीर में सजीव कुछ अनुक्रियाएं करते हैं उसको बैलेंस करने के लिए। अनुक्रियाओं के प्रकार, ये अनुक्रियाएं 3 प्रकार की होती है। ऐच्छिक क्रियाएं जो हमारे अग्र मस्तिष्क जो है, हम आगे पढ़ेंगे, उसके अग्र भाग, आगे वाले भाग द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे बोलना, लिखना, चलना, हाथों को हिलाना, किसी चीज़ को पकड़ना, ये हमारी ऐच्छिक क्रियाएं हैं जो हमारी इच्छा के अनुसार कार्य करती हैं। अनैच्छिक क्रियाएं मस्तिष्क के मध्य और पश्च मस्तिष्क द्वारा, यानी कि मस्तिष्क के मध्य भाग और पीछे वाले मस्तिष्क के द्वारा नियंत्रित की जाती हैं। जैसे श्वसन है, सांस लेने को हम कंट्रोल नहीं कर सकते, हृदय के धड़कने को कंट्रोल नहीं कर सकते, हमारी ऐच्छिक क्रिया नहीं है, और पाचन को कंट्रोल नहीं कर सकते। और तीसरी है प्रतिवर्ती क्रिया, इसके बारे में हम आगे डिटेल से पढ़ेंगे। ये मस्तिष्क के द्वारा नहीं, मेरुरज्जु के द्वारा नियंत्रित होती है। आपका NCERT का प्रश्न बनता है कि प्रतिवर्ती क्रिया में मस्तिष्क की क्या भूमिका है? तो मस्तिष्क की भूमिका नहीं है। प्रतिवर्ती क्रिया मेरुरज्जु द्वारा नियंत्रित होती है। जैसे अचानक से गर्म वस्तु को छूने पर हाथ पीछे खींचना, ये अचानक होता है। गलती से अगर हम किसी गर्म वस्तु को छू लेते हैं तो अपने आप हाथ पीछे हो जाते हैं, वो क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। आँखों में अगर कोई टॉर्च मारता है मान लीजिए अचानक से, तो आँखें अपने आप एक झटके में बंद हो जाती हैं हमारी। वो अचानक से होने वाला कोई भी उद्दीपन है जिसके अनुरूप शरीर कार्य करेगा, वो क्या कहलाएगा? प्रतिवर्ती क्रिया कहलाएगी। इसके लिए मैं आपको एक दूसरा एग्जांपल और दूंगा। जैसे मान लीजिए आपने गलती से कोई गर्म प्लेट को उठा लिया है, कांच की प्लेट है या किसी और चीज़ की प्लेट है जिसको आपने उठा लिया है, और आपको उठाने के बाद पता लगे गर्म है, तो हम उसको छोड़ देते हैं बिना इस चीज़ को ध्यान में रखे हुए कि वो नीचे गिरकर टूट सकती है। ये क्या है? प्रतिवर्ती क्रिया है। आगे का जो भाग है मानव मस्तिष्क और इसके अन्य भाग, वो हम नेक्स्ट लेक्चर में पढ़ेंगे।